हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम नियोजन में हमने क्राई का अध्ययन किया पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्रीवियस वीडियो का अध्ययन करें। ठीक है, उस वीडियो में हमने लगभग सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं और जो एक दो टॉपिक बचा है आगे की वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। सामुदायिक सेवाओं के प्रति क्राई की भूमिका क्या है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाल अधिकारों का समर्थन करता है क्राई। बाल अधिकारों मतलब क्राई जो है भारत में बच्चों के अधिकारों के लिए एक मुखर समर्थक है, जो बालकों के अधिकारों के समस्याओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और शोषण से सुरक्षा, भेदभाव से मुक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करता है। समझ में आया? जो क्राई है ये पहला इसका काम होता है, इसकी जो भूमिका होती है बाल अधिकारों का समर्थन करता है। बाल अधिकार मतलब बालकों के अधिकारों को प्रोत्साहित करता है और उससे संबंधित कार्यक्रम चलाता है, जिससे कि बालकों को सही शिक्षा मिल सके, उनके स्वास्थ्य की देखभाल हो सके, उनका शोषण न हो, उनसे भेदभाव न किया जाए। ठीक है, इन सब को के संबंध में जागरूकता बढ़ाने का कार्य ये करता है। दूसरा है शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच। क्राई का इस क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है कि ये शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण तरीके से बालकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्राई अभावग्रस्त समुदायों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने की पहल का समर्थन करता है, जिसमें स्कूल न जाने वाले बच्चों का नामांकन, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने तथा शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रम शामिल है। क्लियर है? मतलब जो ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं या किन्हीं कारणवश विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए उनको शिक्षा प्रदान करना, उनके नामांकन को बढ़ाने का कार्य ये करता है। ठीक है, और स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण। स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण से तात्पर्य है जो बालकों की बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा, पोषण, इन सब का समर्थन करता है, जिससे कि सभी को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व मिल सके और उनका देखभाल भी हो सके। ठीक है, इसके बाद बाल संरक्षण, ये भी आप समझ रहे हैं कि बालकों के साथ दुर्व्यवहार न हो, बालकों के साथ कोई भेदभाव न हो, है ना, दुराचार न हो, जिससे कि बालकों का विकास हो सके। तो बालकों का संरक्षण करना भी ये करता है। और फिर क्या है, सामुदायिक गतिशीलता। सामुदायिक गतिशीलता का मतलब है क्राई बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा बच्चों के हितों का समर्थन करने के लिए माता पिता और उनकी देखभाल करने वाले को सशक्त बनाने का कार्य ये करता है। ठीक है, क्षमता निर्माण भी करता है। क्राई जमीनी स्तर के संगठनों तथा सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, अनुसंधान तथा समर्थन। अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना। तो क्राई बाल अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करने तथा बाल समस्याओं पर डेटा एकत्रित करने के लिए अनुसंधान करता है कि कितने बच्चे जो ऐसे हैं जो कि किन्हीं समस्याओं से ग्रस्त हैं, है ना, उनके अधिकार को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो इन सब के जो डाटा कलेक्शन है वो ये करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा आज ये टॉपिक सामुदायिक सेवाओं के प्रति क्राई की भूमिका लगभग कंप्लीट हो रही है। लैंगिक समानता। लैंगिक समानता का मतलब है कि क्राई लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, जैसे लड़की तथा लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये कार्य करता है। ठीक है, मतलब लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव न किया जाए, पर्याप्त सशक्त लड़कियों को ज्ञान प्रदान हो, जिससे कि लड़कियां क्या हो, सशक्त बन सके। ठीक है, बच्चों के अनुकूल स्थान प्रोवाइड कराने का भी कार्य करता है, जैसे वो खेल सके, वो सीख सके, जिससे उनका सामाजिक विकास हो सके। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन उनको मिलेगा तभी तो उनका विकास होगा। अगर बच्चे को खेल का मैदान ना मिले तो क्या वो खेलेगा? नहीं खेलेगा, तो उसका शारीरिक विकास कहाँ होगा। तो इस तरह से बच्चों के अनुकूल स्थान प्रदान करने का कार्य भी यह करता है। इसके साथ साथ पोषण एवं प्रारंभिक बचपन विकास। इसका मतलब क्या हुआ
कि बच्चों को पोषण प्रदान करना, उनका विकास करना, ये भी इसका कार्य होता है। युवा सशक्तिकरण मतलब क्राई बाल अधिकारों का समर्थन करने में युवाओं के महत्व को पहचानता है। यह युवाओं के नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन करता है तथा युवाओं को परिवर्तन का समर्थक बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब समझे, बालकों का देखिए विकास तभी संभव होगा जब युवा जागरूक होंगे। तो युवाओं को जागरूक करना और उनका समर्थन प्राप्त करना इसका कार्य है। और साझेदारी का मतलब क्या हुआ? क्राई बच्चों तथा उनके समुदायों के लाभ के लिए संसाधनों एवं विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त करने हेतु स्थानीय संगठनों, सरकारी एजेंसियों एवं अन्य हितकारी जितने भी संस्थाएं हैं उनसे सहयोग भी प्राप्त करता है, जिससे कि क्या हो सके कि बच्चों का समुचित विकास संभव हो। इसके बाद निगरानी एवं मूल्यांकन। क्राई अपने कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करता है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बच्चों और उनके समुदायों की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पहुँच कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, कोई भी कार्यक्रम हो वो प्रभावशाली है कि नहीं, ये तभी पता चलता है जब उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन हर प्रोग्राम में आता है, जिससे कि ये पता चलता है कि जो भी प्रोग्राम हमने अरेंज किया, जो भी हमने कार्य किया, वो कितना प्रभावी रहा और कितना प्रभावी नहीं रहा, इससे पता चलता है। ठीक है, इस तरह से आज हमारा क्राई कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे हेल्प एज इंडिया। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हेल्प एज इंडिया। इसके नाम से स्पष्ट है, हेल्प मतलब सहायता करना, एज उम्र, इंडिया जो अधिक उम्र के लोग हैं, जिसे हम कहते हैं वृद्ध व्यक्ति, उनका हेल्प करना इसका प्रमुख उद्देश्य। आप ऐसे सीधे समझिए, जो एजेड व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल करना, उनका ध्यान रखना, उनको स्वस्थ जीवन यापन हेतु सहायता प्रदान करने का कार्य इस संगठन द्वारा किया जाता है। आइए इसके विषय में थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं। हेल्प एज इंडिया भारत में एक धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होता है, सभी धर्म के लिए एक समान गैर लाभकारी संगठन है। गैर लाभकारी मतलब जिससे कि कोई लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। 1978 में स्थापित संगठन उपेक्षित वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उनके हित तथा देखभाल के लिए कार्य करता है। क्लियर है? ये जो संगठन है हेल्प एज इंडिया, ये गैर लाभकारी धर्मनिरपेक्ष एक संस्था है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी देखभाल करना, उनके हित का ध्यान रखना, ठीक है, और उन्हें सक्रिय, स्वस्थ तथा सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए ये कार्य करता है। ठीक है, आज देखिए स्टूडेंट, आपने भी अनुभव किया होगा, और जो कि हकीकत है, कड़वा तो है लेकिन हकीकत है कि एक माता पिता 4 बच्चों का पालन पोषण बहुत आसानी से कर सकते हैं और चारों बच्चों को पर्याप्त पढ़ाते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, परंतु वही 4 बच्चे मिल करके माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। बड़े दुख की बात है और बड़े शर्म की बात है कि जब हम छोटे होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, तो माता पिता उनके सारे नखरे उठाते हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो एक बच्चे के समान हो जाते हैं, तो हम नहीं उठा पाते हैं। और जनरली इस समय क्या करते हैं, युवा क्या करते हैं, उनको अनाथालय में डाल देते हैं। पहले अगर घर पे हैं तो घर में उनका कोई वर्चस्व नहीं रहता, उनका कोई सम्मान नहीं रहता, कोई मान सम्मान नहीं रहता, उनके लिए बच्चों के पास टाइम नहीं होते। जिस बच्चों को पालने के लिए वो अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, उस माता पिता के लिए बच्चों के पास वक्त नहीं होता, और अंततः आप देखते होंगे कि उनको क्या वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है ना। तो वृद्ध व्यक्तियों की सेवा हेतु ये संस्थाएं खोली गई हैं, जिससे कि
वृद्ध व्यक्तियों को सम्मान मिल सके, उनका अच्छा जीवन यापन हो सके, यहाँ वृद्धों की देखभाल की जाती है। आगे मैं बताऊंगी इसका उद्देश्य, यहाँ देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। तो हेल्प एज इंडिया जो होता है ये वृद्ध व्यक्तियों से रिलेटेड है ना, आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता करना, उनकी देखभाल करना, उनकी चिकित्सकीय जांच कराना, इन सब के संबंध में ये कार्य करता है। आइए समझते हैं हेल्प एज इंडिया के उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहला बताया स्वास्थ्य देखभाल, पोषण एवं सामाजिक सेवाओं तक पहुंच से वृद्ध व्यक्तियों को व्यापक देखभाल तथा सहायता प्रदान करना। मतलब जो वृद्ध व्यक्ति है उनका शारीरिक, पौष्टिक, सामाजिक देखभाल करना इसका पहला उद्देश्य होता है। चिकित्सा जांच, उपचार, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों की पेशकश करके वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण में सुधार करना। मतलब जो चिकित्सकीय जांच है, जो उपचार है, उनको क्या करके उनसे संबंधित जागरूक कार्यक्रम चलाया जाता है और फिर उन वृद्ध व्यक्तियों में स्वास्थ्य कल्याण में सुधार लाया जाता है, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाया जाता है। ठीक है। उम्र बढ़ने, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित नीतियों तथा कानूनों को प्रभावित करके वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों तथा कल्याण का समर्थन करना। मतलब उनको सम्मान भी मिले, इसका भी विशेष ध्यान इसमें रखा जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, सामुदायिक विकास तथा सामाजिक गतिविधियों में वृद्ध व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य भी किया जाता है। इस तरह से स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि उन बुजुर्ग व्यक्तियों के लगभग सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उन्हें स्वस्थ रखना, उनकी देखभाल करना, उनमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से विकास करना और आपदा के समय, संकट के दौरान वृद्ध व्यक्तियों को आपातकालीन राहत प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। उम्र बढ़ने से संबंधित समस्याओं का अनुसंधान करना, मतलब खोज करना और नीतियों, कार्यक्रमों तथा हस्तक्षेपों को सूचित करने के लिए डेटा एकत्रित करने का कार्य करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, तो बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे आपको पता है कि हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, मांसपेशियां क्या होती हैं, धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं। इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। तो क्या परिवर्तन होता है और क्या स्थितियां बनती हैं, उस पर रिसर्च करने का, डाटा कलेक्शन करने का कार्य भी यह करता है। ठीक है। इस तरह से वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में ये कार्य करता है, जिससे कि वृद्ध व्यक्तियों का देखभाल हो सके और वृद्ध व्यक्तियों पे अनुसंधान भी कर सके और आने वाली पीढ़ी के लिए एक समझ, एक सम्मान को बढ़ावा दे सके। यहाँ देखिए कहा गया है कि अंतर पीढ़ीगत गतिविधियों तथा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जो पुरानी तथा युवा पीढ़ियों के मध्य समझ तथा पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये है हेल्प एज इंडिया के उद्देश्य। अब हम यहाँ पढ़ेंगे सामुदायिक सेवाओं के प्रति हेल्प एज इंडिया की क्या भूमिका है। आइए देखते हैं। बुजुर्गों को की देखभाल तथा सहायता करना। तो सामुदायिक सेवाओं के प्रति हेल्प एज इंडिया की भूमिका क्या है। पहला तो ये बुजुर्गों की देखभाल और सेवा करता है। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी देखभाल करना, उनकी सेवा करना, इसका पहला भूमिका होता है, पहला कार्य होता है। फिर क्या है, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। जो ये संगठन है वृद्ध व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समय समय पे चिकित्सकीय जांच करना, अगर कोई समस्या है बॉडी में तो उसका उपचार करना, इसका कार्य होता है। और क्या, नीति परिवर्तन का समर्थन करता है। ये जो संगठन है ये नीति निर्माताओं, सरकारी एजेंसियों तथा अन्य हितधारकों के साथ जुड़ करके वरिष्ठ नागरिकों अधिकारों तथा कल्याण का समर्थन करता है। ठीक है। सशक्तिकरण, ये वृद्धजनों में निर्णय लेने की क्रियाओं तथा सामाजिक पहलुओं में वृद्ध व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। ठीक है। और उन्हें सशक्त बनाने का कार्य भी करता है। इसके साथ साथ आजीविका एवं आय सुरक्षा। हेल्प एज इंडिया विभिन्न कार्यक्रमों तथा पहलों के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों के लिए आय सृजन तथा वित्तीय सुरक्षा के अवसर भी प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक समावेशन।
हेल्प एज इंडिया सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों, सामाजिक समारोहों तथा मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन करके वृद्ध व्यक्तियों के मध्य अकेलेपन तथा अलगाव से निपटने के लिए काम करता है। जानते हैं, वृद्धावस्था की सबसे बड़ी समस्या ये होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में पहुँचते पहुँचते जब आप परिवार का स्थापना पढ़ेंगे, परिवार के विषय में पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा कि परिवार की स्थापना कैसे होती है। जब दो व्यक्तियों का विवाह होता है और वे पति पत्नी के रूप में एक बंधन में बंधते हैं, तो क्या होता है, एक परिवार होता है। और परिवार की स्थापना जब होती है, विवाह से प्रारंभ होती है। बच्चे होते हैं, उनके प्रथम बच्चे के आगमन से स्टार्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है कि बच्चे उनके होते हैं, और बच्चे फिर फर्स्ट लेवल होता है कि बच्चों को प्री स्कूलिंग होती है। फिर बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। फिर क्या होता है कि बच्चे जो है अपना कमाने लगते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और माता पिता फिर बच्चों का विवाह करके उनकी एक नई परिवार स्थापित कर देते हैं। जब बच्चों का विवाह कर देते हैं, फोर्थ स्टेज में आ जाते हैं माता पिता, बच्चों का विवाह कर दिए, बच्चे अपना नौकरी करने लगे, बाहर एडजस्ट हो गए, अपने पत्नी को अपने बच्चों के साथ रहने लगे। फिर क्या होता है कि अंत में आप देखेंगे माता पिता में से एक लोगों का देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाता है, जैसे दो में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पे दूसरा व्यक्ति जो होता है वो अकेलापन महसूस करने लगता है। और अकेलापन जो होता है हर समस्या का कारण होता है, यहीं से समस्या पनपता है। ठीक है, तो सामाजिक समावेशन में क्या होता है कि ये जो अकेलापन होता है, इनको दूर करने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति को, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको सामाजिकता में ही समावेशित किया जाता है, जिससे कि उनको अकेलापन महसूस न हो सके। ठीक है, जागरूकता तथा संवेदनशीलता, वृद्ध व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की जागरूकता को बढ़ाना और उनमें संवेदनशीलता को बनाए रखना, ये भी होता है। ठीक है, अनुसंधान तथा डाटा कलेक्शन, हमने आपको बार बार बताया कि अनुसंधान के अंतर्गत ये जैसे हेल्प एज इंडिया जो होती है, उम्र बढ़ने से के समय क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इनके विषय में डाटा कलेक्ट करने का कार्य करते हैं। फिर आपातकालीन राहत, जो आपदाएं होती हैं, संकट का समय होता है, तो उस समय वृद्ध व्यक्तियों के आपातकालीन राहत प्रदान करने का भी कार्य करता है। उनकी सुरक्षा करना, उनकी कल्याण करना तथा उनके लिए आवश्यक सेवाएं पहुंचाना, ये सारे कार्य ये करता है। नेक्स्ट है क्षमता निर्माण करना। देखिए क्या होता है, उम्र बढ़ने से जुड़ी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा चुनौतियों को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए वृद्ध व्यक्तियों, देखभाल करने वाले तथा समुदाय के सदस्यों की क्षमता का निर्माण करता है, जिसमें प्रशिक्षण तथा कौशल का विकास कार्यक्रम शामिल होता है। अंतर पीढ़ीगत कार्यक्रम, अंतर पीढ़ीगत कार्यक्रम का मतलब होता है जो पुरानी एवं युवा पीढ़ियों के मध्य संवाद तथा आपसी समझ को सुविधाजनक बनाने का कार्य करता है। ठीक है, कानूनी सहायता एवं परामर्श, तो जो कानून है उनके संबंध में परामर्श करने का भी कार्य करता है। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध समर्थन, मतलब जो व्यक्ति बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करता है, गंदा आचरण करता है, उनके साथ गंदे आचरण करते हैं, तो जो हेल्प एज इंडिया है, संस्था है, ये जो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है उसको रोकथाम करने का भी कार्य करता है, जिसके कारण कि वृद्ध व्यक्तियों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो सके। ठीक है, उनका भी मान सम्मान प्रतिष्ठा परिवार में बना होना चाहिए। बड़े सौभाग्य की बात होती है जब परिवार में बड़ों का साया होता है, वृद्ध व्यक्ति रहते हैं। जिस घर में वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो घर वाकई में खुशहाल होता है। ठीक है, अगला है सामुदायिक विकास। संगठन सामुदायिक विकास पहल का समर्थन करता है जो वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं पर विचार करता है, जिससे समुदायों को अधिक आयु अनुकूलन तथा समावेशी बनाया जाता है। तो सामुदायिक विकास कम्युनिटी डेवलपमेंट का भी कार्य करता है, जिससे कि जिस समुदाय में ये कार्य कर रहा हो उस समुदाय का संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आज हमारा ये यूनिट कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट यूनिट पढ़ा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।